नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोर्ड चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली विश्वविद्यालय एमफिल पीएचडी हिंदी प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 को पढ़ेंगे, जिसमें दो पेपर होता है। पहला पेपर हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है और दूसरा पेपर हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो पहले रिसर्च एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिससे आप देख पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय एमफिल पीएचडी प्रोग्राम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट, जो दोस्त पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको 2018 का भी इसी तरह से प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट का प्रश्न पत्र अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए पहले आज का इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। जो रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपके सामने है। शोधार्थी को शोध सीमा के अंतर्गत शोध विषय के निर्वाचन के समय प्राथमिकता के स्तर पर क्या देखना चाहिए? पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्या देखना चाहिए? विषयगत रुचि, भाषागत ज्ञान, अपनी शोध क्षमता और वृत्ति को देखना चाहिए। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए आप कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने भी इसी तरह से तैयारी करनी है। और अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर आप लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर सावित्री सिन्हा और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, अनुसंधान की प्रक्रिया, ये नाम है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि अनुसंधानसु ज्ञान विस्तार करता है तो आलोचक क्या करता है? क्या करता है? तो ये रचना की स्व अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति से तादमता करता है। तादमता अर्थात दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में संबंध बनाना, इसका अर्थ ये होता है। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोटिस करते जाइएगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। शोध का वास्तविक अधिकारी कौन नहीं हो सकता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन नहीं हो सकता? तो वो है पूर्ववर्ती विचारकों के विचार की अवहेलना करने वाला। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य और विज्ञान के मध्यवर्ती शोध विषयों में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? किसका होता है? तो ये होता है तथ्य और विचार का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी शोधार्थी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणों में क्या शामिल नहीं है? तो ये चैर्य, संतोष और काल्पनिकता। विकल्प सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किसी भी श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता की कल्पना मूलतः किस गुण के बिना नहीं की जा सकती? तो ये नहीं की जा सकती आलोचनात्मक प्रतिभा के बिना। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आलोचना अनुसंधान का रूप तब धारण कर लेती है जब उसमें नवीन ज्ञान, मौलिक सामग्री और नई दिशाओं की खोज वृत्ति होती है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शोध सामग्री की सुलभता और उपयोगिता शोधार्थी को कब सुनिश्चित करनी होती है? विषय निर्वाचन के समय। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिस शोध पद्धति से भाषा व्यवहार विषयक लक्षणों की खोज की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा वैज्ञानिक शोध पद्धति। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, विषय निर्वाचन के समय किन बातों से बचना चाहिए? किस बातों से बचना चाहिए? तो शोध संकल्प सुदृढ़ होना चाहिए, भले ही संबंध सामग्री उपलब्ध ना हो। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसंधानसु का मूल धर्म और गुण क्या है? तो ये है विषय शोध तथा संबंध सामग्री का गहन गंभीर अध्ययन करना। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
अनुसंधान की दृष्टि से क्या तर्क संगत नहीं है? शोध प्रबंध के सभी पद टिप्पणी प्रबंध पूरा करने पर ही लिखना चाहिए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया के अनुसार क्या अनुप्रयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शोध विवेचन के कथन की पुनरुक्ति अवश्य होनी चाहिए। विकल्प डी सही उत्तर होगा। नोटिस करते जाइएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी तरह से आपने अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी करिएगा। शोध नियमों की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो शोध आलोचना और समीक्षा का ही रूप है, ये गलत है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शोध के स्वरूप को निर्मित करने वाले तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शोध प्रस्तावना विषय का वर्गीकरण संदर्भ ग्रंथ सूची तथा पाठ टिप्पणी आदि की विधिवत व्यवस्था अनुसंधान की किस प्रवृत्ति और प्रक्रिया में आते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रक्रिया में आते हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शोध के अंतर्गत उपयोग में लाई गई रचना की टीकाएं आलोचनाएं किस प्रकार की सामग्री के अंतर्गत देखी जाती हैं? तो ये देखी जाती हैं सहायक पाठ में। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? पांडुलिपि का प्रमाणिक पाठ निर्धारण करना। पांडुलिपि का अर्थात होता है मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित पत्र। अगला प्रश्न है, जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुसंधान। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, काव्य अनुसंधान को काव्य सत्य की शोध किस विद्वान आलोचक ने घोषित किया? तो ये घोषित किया डॉक्टर नागेंद्र ने। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शोध में तथ्यों का विश्लेषण विवेचन ही तत्व अन्वेषण में परिणत हो जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है डॉक्टर नागेंद्र का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी सत्सइयों के मूल स्रोत संस्कृत में है, इस निष्कर्ष को किस प्रकार की शोध पद्धति से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये प्राप्त किया जा सकता है ऐतिहासिक शोध पद्धति से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान शब्द की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या क्या है? तो यह है जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक शोध से क्या सम्माहित नहीं होता? क्या नहीं होता? तो ये परंपरावादी शोध सम्माहित नहीं होता। विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो ये थे रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न, शोध प्रवृत्ति से प्रश्न। अब हम करेंगे हिंदी साहित्य से, जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है 26वां, हिंदी में शिकार साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन से माने जाते हैं? कौन से माने जाते हैं? तो यह है श्री राम शर्मा। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण विरचित रचना नहीं है, तो ये है भाषा भूषण। तो पीएचडी एंट्रेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नेट के मुकाबले बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान किस अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं मालोपमा में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नाटक में भूत या भविष्य काल की घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? विष्कंभक। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये 22 भाषाओं को शामिल किया गया। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं इन 4 विकल्प में से? तो इसमें है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां बतानी थी। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चंदायन को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान,
किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत की है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं? संस्थापक और संपादक का नाम क्या है? तो ये है जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका का पूछा है। अगला प्रश्न है, रूप तरंग किस कवि की काव्य रचना है? तो ये है रामविलास शर्मा की, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किस साहित्यकार ने, किस इतिहासकार ने माना है, ये कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ठेठ हिंदी की ठाठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, किस कवि का कथन है? तो ये है भिखारी दास का, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये विभित्स का है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरे सप्तक में कौन सा हिंदी कवि शामिल नहीं है? तो मुक्तिबोध शामिल नहीं है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखते जाइए किस तरह के बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी एंट्रेंस एग्जाम में। मुक्त करो नारी को मानव चिरबंधनी नारी को, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा और भिक्षुक कविताएं मूलतः निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये परिमल में संकलित है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नासिके तोपखान रचना के रचयिता कौन है? कौन है? तो ये है सदल मिश्र, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राहुल साकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल खंड को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है सिद्ध सामंत काल, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निर्व्यक्तिकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो ये हैं टी.एस. इलियट, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो ये की है भट्टनायक ने, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राष्ट्रों में कुल कितने समय खंड हैं? तो ये हैं 69, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया? तो किस रचनाकार ने पूछा है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है। तो टोटल हमने 25-25 करके 50 प्रश्न कर लिए। 25 प्रश्न रिसर्च एप्टीट्यूड से और 25 प्रश्न हमारे हिंदी साहित्य से। उच्चारण स्थल के आधार पर दंतीय व्यंजन कौन से माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विकल्प सी, ता था द धा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको 2018 का भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रश्न पत्र चाहिए इसी तरह से जिस तरह आज मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 2018 का भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।